Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 जुलाई 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मिनामी तोरीशिमा आइलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, आगेदम ऑयल फील्ड ये कौन से देश में लोकेटेड है, ये आपने बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो बताइए ऑयल फील्ड कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका, बी वेनेजुएला, सी नाइजर या फिर डी चैड। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के इंडेक्स के ऊपर। तो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे आर्टिकल छपे हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ एक बात और, मैं जब पहला आर्टिकल डिस्कस कर लूँगा ना तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, वो भी चैनल से रिलेटेड। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। और उसके बाद आज का एनालिसिस आप देख सकते हैं। आज के एनालिसिस में हमने न्यूज़पेपर के मैक्सिमम आर्टिकल्स को कवर किया है, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना था सर हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर पूरा कवर नहीं हो रहा, यूट्यूब पर कहीं पर भी पूरा कवर नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं रहने वाला दोस्तों। जैसे आज का सेशन आप देख पाएंगे और विद प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे एनालिसिस को 360 डिग्री में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको मज़ा आने वाला है। तो आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहले दोस्तों पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल है जहां पे बात हो रही है कि केंद्र सरकार अभी जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो डिले कर रही है। तो जनगणना के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, उसका कवरेज आपको देखने को मिलेगा, है ना। पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सब कुछ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे और अभी डिले क्यों हो रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 3 पर है। ये आर्टिकल आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क वगैरह जो भी है वो कर लेना, क्योंकि जो कोझिकोड है दोस्तों, इसको सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस मिल चुका है। साथ ही साथ में एक और जगह है जिसको एक और स्टेटस मिला है। तो वन डे एग्जामिनेशन हो चाहे वो यूपीएससी हो, दोनों एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है, ये स्टेटस दिया गया है एक कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है, और वो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली पोर्चुगल में हुआ, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। चलिए विस्तार से बात करेंगे। फिर अगला आर्टिकल हमारे पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है, जहां पर मेंशन किया जा रहा है जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम कोशिश करेंगे नेवी, एयरफोर्स और हमारी आर्मी सबके बीच में एक मेल मिलाप को मेंटेन करने के लिए। वो कैसे किया जाएगा आगे बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इस बार यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, वो भी कवर करेंगे। देन उसके बाद पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, अगेन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट। हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के बारे में। ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके तहत कितने सारे अपडेट्स आ चुके हैं। जर्मनी और स्पेन भारत के पीछे लगा हुआ है ताकि हम उनको कॉन्ट्रैक्ट दें सबमरीन्स बनाने के लिए। तो क्या है पर्टिकुलर इशू, इसको भी विस्तार से समझेंगे। देन उसके बाद हमारा एक एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, स्पेशली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसका एक एजेंडा क्या है और ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। और दूसरी बात, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको आज का मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा। देन उसके बाद आज के न्यूज़पेपर का वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है जो अक्सर बहुत सारे लोग छोड़ने वाले हैं, वो ये है एनएमडीसी ने स्लैश करे हैं प्राइसेस ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर के प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं 500 रुपीज़ पर टन के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं और यहाँ से कैसे बन सकता है।
देन उसके बाद एक और आर्टिकल है पेज नंबर 12 के ऊपर, जहां पर अगेन बात की जा रही है भारत साउथ अफ्रीका बोल रहा हूं, साउथ कोरिया के साथ में जो टैरिफ्स हैं कुछ आइटम्स के ऊपर में उसको कम करना चाहता है। अब रीज़न क्या है वो भी समझेंगे। अभी यहाँ पे साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में एक बड़ा विजिट भी होने वाला है ना। यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है व्यापार की, और ये जो सेपा अग्रीमेंट होता है, ये अग्रीमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में रहने वाली हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आज का थंबनेल वाला आर्टिकल। तो बात ये हो रही है, क्या भारत ने दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। दोस्तों आपको पता होगा एक तो बॉम्ब होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं घातक होते हैं, जिसका यूज़ भी आप नहीं कर सकते। इसको लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है और ना ही कोई चाहता कि भाई इसका इस्तेमाल किया जाए, कोई बर्बादी थोड़ी करनी है। तो दोस्तों फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अलावा दूसरे प्रकार के बॉम्ब होते हैं जिसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे डिजास्टर नहीं करते, लेकिन दोस्तों आजकल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी तबाही मचा सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि दुनिया में कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास में सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसमें भारत ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और इंडिया का जो ये बॉम्ब है दोस्तों, उसको एक नाम दिया गया है, नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है सेबेक्स 2। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सेबेक्स 2 नाम की एक चीज़ न्यूज़ में बनी हुई थी, वो क्या है? तो ये भारत का एक न्यू एक्सप्लोसिव है, या कह सकते हैं एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है, जिसका यूज़ करके हम भयंकर वेपन्स डेवलप कर सकते हैं आगे, समझ गए। लेकिन इसी आर्टिकल को और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लिखा हुआ है कि इंडिया का जो ये नया बॉम्ब है, क्या ये वाकई में मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है? आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कुछ आर्टिकल्स तो बता रहे हैं हाँ बिल्कुल भारत का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है, कुछ में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। रीज़न क्या है? क्योंकि दोस्तों अभी भी चाइना एक ऐसा देश बना है कि चाइना के कुछ क्लेम हैं ऐसे जिसके बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि ये जो बॉम्ब है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे कि इंडिया ने नया एक्सप्लोसिव डेवलप कर लिया है। हिंदी आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि जो सेबेक्स 2 है, और सेबेक्स 2 बेसिकली यहाँ पर एक पावरफुल बॉम्ब की तरह नज़र आ रहा है। फिर एक आर्टिकल आपको ये नज़र आएगा, हाँ मैं आपको ये बताऊँ, ये आर्टिकल सही तरीके से लिखा हुआ है कि सेबेक्स 2 इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। आप समझ जाओ यहाँ पर यूज़ हो रहा है वर्ड वन ऑफ द, यानी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे और भी पावरफुल बॉम्ब्स हैं दोस्तों। तो उसमें से भारत का यहाँ पर जो ये बॉम्ब है उसको इस लिस्ट में ऐड किया गया है, समझ गए। अब देखिए ये कुछ ऑफिशियल ट्वीट्स वगैरह करे गए हैं, जैसे ANI का ट्वीट है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे जो स्पोक्स पर्सन नेवी है उनका ट्वीट आपको देखने को मिलेगा। बताया गया है कि इस बॉम्ब का टेस्ट भी कर लिया गया है। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली जो सर्टिफिकेशन टेस्ट है दोस्तों इस एक्सप्लोसिव का वो कर लिया है। और इस एक्सप्लोसिव को किसके थ्रू बनाया गया है? नागपुर के अंदर जो हमारी कंपनी है सोलर इंडस्ट्री की ही एक सब्सिडरी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। उन्होंने दोस्तों यहाँ पर इस बॉम्ब को बनाया। ये कुछ वीडियोस वगैरह भी कल के दिन में शेयर करे गए थे, वीडियो आपको दिख रहा होगा। अब बात ये आती है कि हम कैसे कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब है दोस्तों। चलिए अभी के पास में, यानी अभी के समय पर अगर हम लोग देखते हैं भारत के पास में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब आता है वो हमारी एक मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का जो आगे वॉर हेड है ना, एक सेकंड फोटो ही दिखा देता हूँ, ये फोटो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो आगे वॉर हेड है दोस्तों, यहीं पर बॉम्ब रखा जाता है, यही जाके डिज़ास्टर मचाता है। तो अभी तक की जो सबसे ज़्यादा ताकत इंडिया के पास में है बॉम्ब के मामले में, नॉन न्यूक्लियर के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो TNT से 1.5 गुना ज़्यादा है। TNT का नाम आपने सुना होगा, बॉम्ब्स में भी अलग अलग वो होते हैं, जैसे RDX है, TNT है। तो TNT होता क्या है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने पावरफुल हैं तो उसको हमेशा TNT से कंपेयर किया जाता है कि वो TNT से कितने गुना ज़्यादा घातक है। तो अभी हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा ताकत है इन एक्सप्लोसिव्स के मामले में वो ब्रह्मोस मिसाइल के वॉर हेड में यूज़ की जाती है ना, जिसका नाम है हेमिक्स। और दोस्तों वो TNT से 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा बताया गया। लेकिन अभी जो नया फॉर्मूला तैयार किया गया है सेबेक्स 2 का, ये जो नया बॉम्ब रेडी करा गया है, इसकी ताकत बताई जा रही है कि ये TNT से 2 गुना ज़्यादा घातक होने वाला है। TNT से 2 गुना घातक होने वाला है, समझ गए। ये यहाँ पर छोटी सी चीज़ है। अब TNT होती क्या है? तो दोस्तों यह है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। ये आपको देखने को मिलेगा, इसी के बेसिस पर ये जो बॉम्ब्स हैं उसको तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि मतलब भारत ने जब ये बॉम्ब बनाया
तो रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सब कहाँ गए? ये सब है ही नहीं इस लिस्ट में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम अभी तक देखें, जैसे इंडिया का ये 2 गुना ज़्यादा घातक है ऐसा बताया गया। इससे पहले अमेरिका ऑलरेडी ऐसे बॉम्ब बना चुका है। जो यूएसए का बॉम्ब है इसको बोलते हैं मोआब, और जो रशिया का बॉम्ब है इसको बोलते हैं फोआब। तो रशिया और अमेरिका के पास में ऑलरेडी ये बॉम्ब्स हैं दोस्तों। अब जो मोआब है इसकी फुल फॉर्म है मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स, और फोआब की फादर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर घातक बॉम्ब तैयार कर रखे हैं दोस्तों। ये यहाँ पर अमेरिका के मोआब का फोटो है। इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। बताया जाता है कि जो ये बॉम्ब है दोस्तों, ये इसमें 11 टन्स ऑफ TNT है। कितना? 11 टन्स ऑफ TNT इसके अंदर में भरा हुआ है इस बॉम्ब में। और इसका वेट जो है, वज़न, वो है 10,000 किलोग्राम के आसपास। यहाँ पर ये बताया गया 10,000 किलोग्राम्स। अब अगर हम वेट के हिसाब से इसका जो लीथल है, यानी कि कितना घातक हो सकता है, वो अगर हम निकालें तो TNT के कंपैरिजन में ये भी मतलब 1.5 गुना के आसपास यहाँ पे TNT के कंपैरिजन में ज़्यादा घातक है। यानी अभी भी अगर हम इस मोआब के बेसिस पे बात करें, इसके वेट के हिसाब से जो हमने डेटा निकाला है उसके बेसिस पे बात करें, तो अभी भी इंडिया का जो ये नया फॉर्मूला तैयार करा गया है ये TNT से 2 गुना ज़्यादा घातक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो अमेरिका का मोआब है ये इन्होंने अफगानिस्तान में एक बार ड्रॉप भी किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे उस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ है, CNN का आर्टिकल है, US ड्रॉप्स मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स इन अफगानिस्तान। देन अब हो गई बात मोआब की, अब आते हैं फोआब पर। फोआब ये रशिया का बॉम्ब है, और रशिया का जो ये बॉम्ब है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। मतलब ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर कह सकते हैं अभी तक का। जो हमारा भी बॉम्ब है ये जो 1.5 गुना ज़्यादा है दोस्तों, वो इसके आसपास नहीं है। सॉरी, 2 गुना ज़्यादा TNT से भारी है, वो इसके आसपास नहीं है। क्यों? यहाँ पे बताया जा रहा है कि रशिया का जो ये वाला बॉम्ब है दोस्तों, इसमें इसका जो टोटल वेट है वो है 7,100 किलोग्राम, 7,100 किलोग्राम इसका वेट हो गया। लेकिन वेट के साथ साथ जब TNT की मात्रा देखते हैं तो इसमें 44 टन्स ऑफ TNT है। कितना? 44 टन। जबकि अमेरिका वाले बॉम्ब में केवल 11 टन था, और वज़न उनके बॉम्ब का रशिया के बॉम्ब से ज़्यादा था। तो ये रशियन डिज़ाइन बॉम्ब वाकई में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है अभी तक का। हालांकि यहाँ पर इनका जो ये बॉम्ब वाली टेक्नोलॉजी है दूसरी है, ये जो वेपन है ये एक थर्मोबैरिक वेपन है, ये कैटेगरी दूसरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सप्लोसिव्स के मामले में ये भी बहुत घातक है। समझ गए? लेकिन अब इन दोनों के अलावा, मतलब कहने की बात है, इंडिया वाला बॉम्ब रशिया के इस वाले बॉम्ब के आसपास तो नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत हैवी है। लगभग यहाँ पे कह सकते हैं ये TNT से अगर हम वेट के हिसाब से निकालें तो 6 गुना ज़्यादा विस्फोटक हो गया, 6 गुना ज़्यादा घातक हो गया। समझ गए? क्योंकि बता ही चुका हूँ मैं आपको बॉम्ब कितना घातक है, उसका कंपैरिजन TNT से करके निकाला जाता है। फिर बात आती है चाइना की। अब चाइना को लेकर कोई ज़्यादा आर्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है कि चाइना के पास में कोई कैसा बॉम्ब है, ऐसा नहीं पता। लेकिन फिर भी दोस्तों कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पूरे दुनिया का जो मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा ऑफिशियल डेटा प्रेजेंट नहीं है, या ज़्यादा कंट्रीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं मानती हैं कि ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन चाइना दोस्तों उसको क्लेम करता है। और चाइना बोलता है कि हमारे पास में है CL-20। आपके पास में कैसा भी बॉम्ब हो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास में CL-20 है। और चाइना ये बोलता है CL-20 TNT से लगभग 10 गुना ज़्यादा घातक है, 10 गुना ज़्यादा घातक। तो अभी तक का ये मोस्ट पावरफुल बॉम्ब माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ये केवल चाइना का क्लेम है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेटा ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। कई सारी रिपोर्ट ज़रूर बताती हैं, आर्टिकल्स मैंने ज़रूर पढ़े थे, और यहाँ पर वन इंडिया इंग्लिश का ही ये आर्टिकल आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स ध्यान रखिएगा कि अलग अलग नाम है, फोआब, मोआब, सेबेक्स हो गया, CL-20 हो गया, तो इन नामों को ध्यान रखना ज़रूरी है। क्लियर? अब दोस्तों ये सब करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आसपास के देश जो हैं हमारे हैं उनके साथ में रिलेशंस हमारे कोई ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। ये दोनों ही कंट्रीज़ दोस्तों ऐसी हैं जिनके साथ में बॉर्डर इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बदले में हमारे पास में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो देश है वो कभी भी कोई अटैक ना करे। अटैक करने से पहले सोचे कि यार अगर हमने किया कुछ ऐसा तो उसके बदले में हमारे साथ में क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हम अटैक कर देंगे और फिर दूसरा कंट्री शांत बैठ जाएगा। हमारे पास में भी दूसरे देश के पास में भी इतने घातक वेपन्स हैं, इन चीज़ों को सोचना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। तो इसके लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम सब यही चाहेंगे इन बॉम्ब्स का कभी इस्तेमाल ना हो। ऑब्वियस सी बात है, एक डिज़ास्टर है ये। तो बस खाली अपने देश को सिक्योर करने के लिए अपने डिफेंस पर्सपेक्टिव से दोस्तों यहाँ पर इसको तैयार कर रहा है, और हर एक देश यहाँ पर इसको अपने पास में रखता है। ठीक है,
चलिए अब आते हैं हम लोग अपने न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। मैंने आपको बताया कि आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उस आर्टिकल के बारे में जो पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप लिंक कर पाएंगे हमारे न्यूज़पेपर में। ये आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा जहां पर बात हो रही है कि जो सेपा अग्रीमेंट है दोस्तों, इसके तहत भारत चाहता है साउथ कोरिया से कि साउथ कोरिया कुछ टैरिफ जो है कुछ आइटम्स के ऊपर में उसको कम करे। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या निकल कर आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला था आपसे कुछ बातें करनी है आपके साथ में। देखो ध्यान से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुनना। यार हो क्या रहा है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत पैटर्न आपको चेंज लग रहा होगा, थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा मतलब वीडियो में आगे जाओगे थोड़ा पैटर्न और चेंज हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो अपना मॉर्निंग वाला वीडियो आता है, कल शाम में वो जब वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा था तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। दोस्तों ये प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत टाइम से दिख रही है, लगभग 3-4 महीनों से ये समस्याएं आ रही हैं कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। आज से पहले ऐसा नहीं हो पाता है। देखो सिंपल तरीके से क्या होता था, पहले हमारे वीडियोस कितने ज़्यादा पॉपुलर थे, सबसे पहले अपलोड किया करता था वो भी प्योर एनालिसिस के साथ में, जहाँ पे हर एक चीज़ को प्रेजेंट किया जाता था अच्छी तरीके से, है ना। और 60-70 हज़ार लोग डेली बेसिस पे वीडियोज़ को देखा करते थे। लेकिन फिर बीच में पिछले साल सितंबर के बाद में ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगने स्टार्ट हुए दोस्तों कि मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट कोई बात नहीं, हमने वीडियोज़ नहीं रोके, जैसे तैसे हर बार पैटर्न चेंज किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। एक बार कॉपीराइट भी आया, 2 बार वार्निंग्स भी आ गई, फिर उसके बाद में चीज़ों को चेंज किया गया। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है, अब घंटे भर का वीडियो है, थोड़ा एक्सपोर्ट जब करता हूँ तो एक्सपोर्ट करने में 20-25 या 30 मिनट भी लग जाते हैं, आधे घंटा वीडियो एक्सपोर्ट होकर निकला। और एक्सपोर्ट होने के बाद जब उसको मैंने अपलोडिंग में लगा दिया तो अपलोड तो हो जाता है, अपलोड होने के बाद में दोस्तों उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और वो रिस्ट्रिक्शन कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट बाद हटती है। डेली हो रहा है ये काम, तो इस वजह से वीडियो बहुत डिले हो जाता है। मैं लगातार यूट्यूब के साथ में कांटेक्ट में था, बातचीत कर रहा था, कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकल कर आ रहा था। तो कल फिर बातचीत होती है, पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत होता है ना उनका यूट्यूब का, तो उसके साथ कल फेस टू फेस यहाँ पे बातचीत होती है। तो उसके बेसिस पर उन्होंने चेक किया और बताया कि वीडियो पे रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, लेकिन कुछ वीडियोज़ हैं दोस्तों यहाँ पे जो रिपोर्ट भी की गई। अब यार ये बताओ कि मैंने कभी कोई यहाँ पर जो वीडियो मैं पिछले 3 सालों से क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा मैंने कोई कंट्रोवर्सी तो कभी क्रिएट किया नहीं है, ना ही मैंने कुछ ऐसी बात बोली है जिससे यहाँ पर किसी को बुरा लगे या फिर कुछ पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है और कैसे रिपोर्ट की गई वीडियो मुझे नहीं पता, है ना। तो उसके बेसिस पर रिस्ट्रिक्शन लगी और वो रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे करके दोस्तों बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है वीडियो अपलोड होने में। मतलब वीडियो रिकॉर्ड होने का 1 घंटा 1.5 घंटा अलग, उसके पीछे की 5 घंटे 7 घंटे की मेहनत अलग, फिर वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड होने जो पहले 5 मिनट में हो जाता था। मतलब इतना कि मैं पहले वीडियो अपलोड पे लगा देता था और इतना थोड़ा पानी वानी पिया ना तो इतनी देर में दोस्तों वीडियो अपलोड हो जाया करता था, और अभी क्या है 1 घंटा लग जाता है, वीडियो अपलोड नहीं होता। तो काफ़ी सारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, जो अपना जो डेस्कटॉप है ना, उससे वीडियो अपलोड मत करो, कोई डिवाइस हो उससे अपलोड करो, जल्दी होगा काम। तो देखते हैं कुछ चेंजेस आता है नहीं आता है। तो मैं आज यहाँ पर एक डिवाइस से, अपने फ़ोन डिवाइस से ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसको, अब जैसे पहले मैं रिकॉर्ड किया करता था, यानी कि आज से लगभग कह सकते हैं कि 15 सितंबर से पहले वैसे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज इस पैटर्न को सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इफेक्टिव लगेगा और यहाँ पर ना आपके बेनिफिट्स भी होंगे। और मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि मतलब कोई भी जो भी कोशिश कर रहा होगा यार चीज़ों को डाउन करने की या फिर खींचने की, तो ऐसा लग रहा होगा वीडियो कल से अपलोड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, वीडियो अपलोड होगा। और आज भी हुआ है, कल भी होगा, डेली हो रहा है। तो जितनी बार जो रोक टोक करेगा उतने ही बार मैं दोस्तों अगली बार वीडियो को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने हर बार किया है। तो आज का भी प्रेजेंटेशन आपको बेस्ट मिलने वाला है, और मैं कहूँगा जो भी हुआ ठीक है, चलो सही हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल कुछ कुछ स्किप हो रहे थे, है ना, क्योंकि वो जो पीपीटी रेडी करने का टाइम था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा समय लगता था, सच्ची बता रहा हूँ। और हमें पढ़ना है यार, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई सजावट नहीं करनी है इतनी ज़्यादा, हमें एनालिसिस करना है और चीज़ों को समझना है, बस खाली कोई डेकोरेशन नहीं करना है ना पीडीएफ के अंदर में। बट होता क्या था, उसको रेडी करने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज चीज़ों को थोड़ा चेंज किया गया है और रियलिटी में जो कंटेंट है आज का सबसे बेस्ट है अभी तक का, पिछले कई महीनों से। और दूसरी बात, जल्दी रेडी किया है ये कंटेंट, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बताना चाहता था, तो क्लियर हो गया ये बात। बाकी अपने सेशन को वापस शुरू करते हैं। कई लोग यार बोलेंगे सर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, यार माफ़ी चाहूँगा टाइम वेस्ट कर दिया, बट ये ज़रूरी बात है, तो इसके लिए इसको सुनना ज़रूरी है। जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनको ही पता है वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात लोगों ने साथ नहीं छोड़ा है।
वो एज इट इज़ यहाँ पर बने हुए हैं, जो स्पेशली सीरियस एस्पिरेंट है जिनको पता है कि हाँ इन्हीं वीडियोज़ में से क्वेश्चंस आने हैं। पिछले 3 सालों में यहाँ पर हमको वैसे ही देखने को मिला है। ठीक है, एनीवे चलिए अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में भी लिंक कर सकते हैं, और दूसरी बात जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में भी इसको लिंक किया जा सकता है। क्या बात हो रही है, भारत यहाँ पर साउथ कोरिया से कुछ टैरिफ्स अपने कुछ आइटम्स के ऊपर में डाउन करना चाहता है। देखो होता क्या है, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जिसको बोलते हैं हम क्या, सेपा अग्रीमेंट। सेपा अग्रीमेंट की अपने आप में एक फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट दोस्तों कई सालों पहले ऑलरेडी भारत और साउथ कोरिया ने मिलकर साइन कर लिया था। और इस एग्रीमेंट को साइन करने से होगा क्या, देखिए नाम लिखा है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इससे क्या होता है कि दोनों देशों के जो व्यापार के संबंध होते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। कैसे? अब जैसे नॉर्मल तरीके से अगर कोई व्यापार हो रहा है, मान लो इंडिया यहाँ पर साउथ कोरिया को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उनसे कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगती हैं, टैरिफ लगता है। तो टैरिफ का जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है उसकी वजह से दोस्तों जो व्यापार है या प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है, तो व्यापार में कई सारी रुकावटें आ जाती हैं। तो इसी वजह से ऐसे अग्रीमेंट किए जाते हैं कि भाई आप भी टैरिफ हटा लो, हम भी टैरिफ हटा लेंगे, हमारा सामान आपके यहाँ सस्ता बिकेगा, आपका सामान हमारे यहाँ सस्ता बिकेगा, इससे व्यापार और बढ़ेगा। समझ गए? तो इंडिया चाहता है साउथ कोरिया से कि कुछ आइटम्स जो हम साउथ कोरिया में भेज रहे हैं उसके ऊपर वो टैरिफ्स को एलिमिनेट करे, टैरिफ्स को कम करे या हटा दे। जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, फिश, स्टोन, यान, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। जो भी चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप कट डाउन कीजिए और व्यापार को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। ये बेसिकली यहाँ पर इंडिया की मांग है। और दोनों देशों ने मिलकर दोस्तों आज के समय पर प्रिपेयर किया है और ये बोला है कि हम देखिए बातचीत करेंगे इसके ऊपर में, और एक बड़ा डिस्कशन आने वाले समय पर भारत और साउथ कोरिया के बीच में होने वाला है। क्लियर हो गया? क्योंकि करंट समय पर अगर हम व्यापार देखें तो व्यापार की स्थिति में भारत को घाटा हो रहा है। अब आर्टिकल में व्यापार में क्या बताया जा रहा है इसको समझिएगा। यहाँ पे बोला यह जा रहा है साल 2023-24 में इंडिया का जो इंपोर्ट है साउथ कोरिया से दोस्तों ये $21.13 बिलियन था। ठीक है, जबकि एक्सपोर्ट यहाँ पे $6.41 बिलियन। तो आप ये देख रहे हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो $6 बिलियन के आसपास का, और जो हमने इंपोर्ट किया है वो $21 बिलियन के आसपास का। अब एक्सपोर्ट भाई बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट भर भर के कर रहे हैं। अब आपको पता होगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, आप जितना ये अमाउंट आ रहा है ना, $21 बिलियन का आपने इंपोर्ट कर लिया, $6 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया, इसका जो फ़र्क आएगा वो आपका घाटा होगा कि भाई इतने रुपए का घाटा हो रहा है। क्योंकि फ़ायदा तभी होता है जब आप इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो बहुत सारा पैसा आ रहा है आपके पास में, जबकि इंपोर्ट के बेसिस पर बहुत सारा पैसा आपका जा रहा है। समझ गए? तो इसके बेसिस पर हम ट्रेड डेफिसिट निकालते हैं। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट एक समय पर बहुत कम हुआ करता था, वही डेफिसिट आज बढ़कर इतना ज़्यादा हो चुका है। बोला गया है कि जब से ये सेपा अग्रीमेंट हुआ है, सेपा अग्रीमेंट से पहले की अगर हम बात करेंगे तो भारत साउथ कोरिया से केवल $3.4 बिलियन का इंपोर्ट किया करता था। ठीक है, फिर वो इंपोर्ट थोड़ा बढ़ा, $7.3 बिलियन हुआ, तो इंपोर्ट यहाँ पे बढ़ा धीरे धीरे करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ उसके बाद इंपोर्ट हमारा इतना तेज़ी से बढ़ता चला गया कि आज सिनेरियो यह है कि हम $21 बिलियन का इंपोर्ट कर चुके हैं लास्ट ईयर। ये हमारे लिए थोड़ी सी कंसर्निंग सिचुएशन है। तो इस एग्रीमेंट से पहले का सिचुएशन देखेंगे और अब का बाद का सिचुएशन देखेंगे तो दोस्तों भारत को व्यापार में जो घाटा हो रहा है उसमें 220% से यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिली है। तो ये घाटा हमारे लिए सही नहीं है, इसी को टैकल करना है। इसी के लिए डिस्कशन करने की बात की है और बोला है कि भैया कुछ आइटम्स ऐसे हैं उस पर टैरिफ कम कीजिए, हम भी यहाँ पे व्यापार में फ़ायदा कमाना चाहते हैं। जो ये ट्रेड डेफिसिट है इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, वरना ये बढ़ता चले जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हो गया आपका न्यूज़ आर्टिकल। आपने न्यूज़पेपर का पूरा अच्छी तरीके से आर्टिकल समझ लिया 360 डिग्री में। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डेटा जानना ज़रूरी है, भारत साउथ कोरिया के रिलेशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है यून सूक यूल ये इंडिया विजिट करने वाले हैं। ऐसे भी यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। तो उसके बेसिस पे दोनों के संबंध कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि अगर आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे होंगे, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन की उन्होंने किताब खरीद रखी होगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन की यार किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट अगर हम 10 ईयर का ट्रेंड भी देखते हैं प्रीवियस ईयर का, तो उसमें IR से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो स्पेशली न्यूज़ में रहते हैं, है ना। हाँ, हालांकि जो ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहा है उनको लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है GS के लिए,
तो उसमें आपको कोई ज़्यादा अलग से सेपरेट बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। यहाँ पे जो जो चर्चाओं में है, जो जो देश चर्चाओं में आ रहे हैं, जहाँ पर पीएम जा रहे हैं या कोई हमारे मिनिस्टर जा रहे हैं, वहाँ से कोई आ रहा है, डिस्कशन हो रहा है, अग्रीमेंट हो रहा है, वही देश चर्चाओं में जो रहता है उसी के ही रिलेशन पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रिलेशन पढ़ते कैसे हैं। अब जब भी किसी देश के साथ में संबंध पढ़ो तो पहले उसकी हिस्ट्री देखो कि आखिरकार दोनों देशों का जो इतिहास है वो किस प्रकार से है, कैसे रिलेशंस धीरे धीरे करके बनकर आए। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज़्म की, आपको पता है बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, और वो बुद्धिज़्म कोरियन पेनिनसुला में पहुंचा कब, 3rd सेंचुरी के अंदर में। उस समय पर जो 3rd सेंचुरी था, 3 किंगडम का पीरियड था, तो उस दौरान यहाँ पे बुद्धिज़्म भारत से ही साउथ कोरिया में गया। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ कोरिया के लिए, स्पेशली उनके इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। कहेंगे आज़ादी के लिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये वॉर वगैरह है, उन वॉर में भी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसको रिजॉल्व करने के ऊपर। जैसे बताया जा रहा है कि मिस्टर KPS मेनन ऑफ इंडिया, तो ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये चेयरमैन थे 9 मेंबर UN कमीशन के, है ना। तो इस कमीशन को सेटअप किया गया 1947 में ताकि कोरिया में सही तरीके से इलेक्शंस करवाए जा सकें। तो उसके मेंबर यहाँ पर एक इंडियन पर्सनैलिटी आपको नजर आएंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कोरियन वॉर था 1950 से लेकर 53 तक ये पूरा कोरियन वॉर चला, है ना। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आपस में भिड़ते चले गए, बाद में अलग भी हुए। दोनों ही साइड्स पे यहाँ पे क्या हुआ, सिचुएशन को थामने के लिए इंडिया ने यहाँ पर एक जो रेजोल्यूशन है दोस्तों वो स्पॉन्सर किया, और भारत का स्पॉन्सर किया हुआ रेजोल्यूशन दोनों ही देशों ने एक्सेप्ट भी किया, और मामला जो है ठंडा हुआ और सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया गया 27 जुलाई 1953 में। यानी जो भी गोलियां चल रही थी, पूरा युद्ध हो रहा था दोनों देशों के बीच में, स्पेशली कोरियन वॉर में, वो शांत हो गया। तो इंडिया का अगेन यहाँ पे एक रेलिवेंट रोल था। फिर जो जनरल KS थिमैया ऑफ इंडिया हैं, ये बेसिकली एक कमीशन के चेयरमैन के तौर पर सर्व करते हैं। उस कमीशन का नाम है न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन। तो इस कमीशन को बनाया गया था, तो इसके चेयरमैन ये बनकर आए। इस कमीशन का मेन पर्पस था जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, मानव से संबंधित जो दिक्कतें हैं दोस्तों, उन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके। तो अगेन सभी जगह पर थोड़े थोड़े पॉइंट्स अगर आप देख पा रहे तो इंडिया का रोल साउथ कोरिया के लिए बना रहा। फिर 1962 में 1962 में दोस्तों दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं मजबूती से, और फिर दोनों को एक एम्बेसडरियल स्टेटस मिला। 1973 में अपने एम्बेसडर्स इधर भेजे, उन्होंने अपना एम्बेसडर, हमने अपना वहाँ पे भेजा, और तब से ही दोस्तों दोनों देशों के बीच में कई सारे प्रकार के जो अग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन करे गए। जैसे जब हम अग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो अग्रीमेंट ऑन ट्रेड प्रमोशन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हो गया, अग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये 1976 में साइन किया गया। फिर डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए यहाँ पर 1985 में 1985 में अग्रीमेंट साइन किया गया, 1985 में। फिर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हुआ 1996 के अंदर में। देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख पाते हैं उसके बाद भी दोनों के संबंध में काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो होते चले गए। जैसे कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ये दोस्तों यहाँ पे साउथ कोरिया को विज़िट करते हैं साल 2006 में। जब वो विज़िट करे तो काफ़ी सारे डिस्कशंस कर गया है, और उसका ये रिजल्ट निकला कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया गया दोनों देशों के बीच में, और उस टास्क फोर्स ने 2010 से काम करना शुरू किया। और उसी के बेसिस पे दोस्तों क्या हुआ, भारत साउथ कोरिया के बीच में एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा अग्रीमेंट, जिसकी वजह से आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अप्रूवल मिला। उस समय पर, यानी 2010 की बात कर रहे हैं, उस समय पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे ली पेड। उन्होंने यहाँ पर विजिट दिया इंडिया को, यानी कि इंडिया आए एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि भारत का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था 2010 में। आपको पता है हम हर बार एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, तो बुलाया, वो आए, और आने के बाद में दोस्तों तब से और ज़्यादा जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के उसको और ज़्यादा हमने मजबूती से आगे एक्सपैंड करने के ऊपर फोकस किया। फिर 2010 में जब व्यापार वगैरह को लेकर भी बातचीत हो गई तो उसके बाद 2011, 12, 14, 16, 17, 18 धड़ाधड़ कई सारे एग्रीमेंट साइन होते चले गए। उन सब मेजर एग्रीमेंट्स के जो दोस्तों यहाँ पर नाम है वो सब लिखे हुए हैं, एक बार वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं इनको, ठीक है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन कर लिया गया, उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लेकर यहाँ पे बातचीत की गई, डिफेंस को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं दोनों के देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स है वो करे गए। फिर बात आती है दोनों देशों के ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में, तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बात है साल 2022 की। साल 2022 में दोस्तों जो व्यापार था दोनों देशों के बीच में ये ऑल टाइम हाई पहुंचा, $27 बिलियन का ये ऑल टाइम हाई हुआ। और अभी दोनों देश टारगेट ये बनाकर चले हैं कि 2030 तक जो हमारा व्यापार है वो $50 बिलियन को क्रॉस कर जाए, ये इनका मेन टारगेट है।
और साल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों एक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो नोएडा का स्मार्टफोन असेंबली प्लांट है वो लगाया। एक सबसे बड़ी इस प्रकार की फैसिलिटी पूरे दुनिया में नोएडा में ओपन की गई। फिर उसके बाद में ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन धीरे धीरे और बढ़ते चले गए। जो अग्रीमेंट हुआ 2010 में दोस्तों, इससे व्यापार बढ़ा और व्यापार बढ़ते बढ़ते आज ये सिनेरियो आ गया कि व्यापार में फ़ायदा साउथ कोरिया का भरपूर मात्रा में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आइटम्स जो भारत साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मिनरल फ्यूल्स हो गए, है ना, उसके अलावा सीरियल्स हो गए, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें हो गई। और कोरिया का जो मेन एक्सपोर्ट आइटम्स है, कोरिया हमको क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें कई सारी चीज़ें दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हॉट रोल्ड आयरन प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मैकेनिकल अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पार्ट्स, तो ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे कोरिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट रिलेशन, यानी कि इस तरीके से आपने आर्टिकल्स को कवर करना है। न्यूज़ पढ़ लिया, बैकग्राउंड डेटा पढ़ लिया, अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, स्टैटिक डेटा पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, करंट अफेयर में ही आपका काम हो गया। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा भी आपने आर्टिकल देखा, इसको तोड़कर हमने पढ़ा, बैकग्राउंड डेटा पढ़ा, वो सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक PDF में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF आपको मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फिर इस ग्रुप में दोस्तों आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है कि सारे PDF सिक्योर है भाई, आपको इधर उधर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, क्योंकि डेट वाइज कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का दोस्तों जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ज्वाइन कैसे करना है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ पर फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस कितने बड़े लेवल पर हो सकता है, यह भी आपको अब इस पूरे जो अब मैं डिस्कशन करूंगा उसके बाद समझ में आएगा। चलिए अगला आर्टिकल न्यूज़पेपर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पेज नंबर मैं ऑलरेडी सब इंडेक्स में ही बता चुका हूं। खबर यह है कि जो केरला का एक शहर है कोझिकोडे, इसको सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस मिल चुका है। ये स्टेटस कहाँ पे मिला? पोर्चुगल के अंदर में दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है UCCN का। UCCN क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव शहर हैं, जहाँ का डांस बहुत है, कह सकते हो क्रिएटिव है, म्यूज़िक बहुत क्रिएटिव है, यहाँ वहाँ के राइटर्स बहुत क्रिएटिव है, लिटरेचर वहाँ का बहुत अलग है। तो उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर शहर को ये स्टेटस दिया जाता है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर का, जहाँ से बढ़िया बढ़िया राइटर आ रहे हैं, जो बहुत पॉपुलर राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे, इस बेसिस पे केरला का जो ये शहर है कोझिकोडे, इसको सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस मिला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसका हिस्सा बन चुका है कोझिकोडे। फिर यहाँ पर यह बताया गया कि इसको सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल मिला है। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, इसमें एक और शहर है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार से यूनेस्को के इस पर्टिकुलर नेटवर्क में 350 दुनिया के शहरों को ऐड कर दिया गया है। कितने? 350 शहर। अभी इंडिया के कौन कौन से शहर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया सिटी ऑफ लिटरेचर। दूसरा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिटी ऑफ म्यूज़िक। सिटी ऑफ म्यूज़िक का जो टाइटल है वो मिला है ग्वालियर को। ध्यान रखिएगा। तो ग्वालियर और कोझिकोडे ये दो शहर नए मेंबर बन चुके हैं इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के। क्लियर हो गया। अब इस साल का जो ये पूरा एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पोर्चुगल का कॉन्फ्रेंस है, ये लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ये तारीख आपको दिख रही होगी। तो बताया गया है कि अब की बार का जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का वो है ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड। तो थीम एज इट इज़ याद रखना पड़ता है, रटना ही पड़ता है अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो थीम डायरेक्टली ही पूछा जाता है, इसमें कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बताया गया कि पोर्चुगल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस पूरे सेरेमनी में हिस्सा लिया, वो भी प्रेजेंट थे। तो यूनेस्को के अंदर में अभी ये दो शहर आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं, थोड़ा और बैकग्राउंड डेटा पढ़ते हैं, क्योंकि भारत के इन दो शहरों के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो UCCN नेटवर्क का हिस्सा हैं। वो कौन कौन से शहर हैं? आइए।
तो दोस्तों आपको पता है ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा? आपको आर्टिकल मिल जाएगा, आराम से पढ़ सकते हैं, उसके पीछे का जो नोट्स होगा उसके लिए आपको इधर उधर माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप नीचे करेंगे, यहाँ पे ये सारे के सारे जो कंटेंट है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी के समय पर अपनी जो न्यूज़ है इसको पढ़ा कि न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। तो कौन कौन से शहर ऐड हुए हैं ये आपको पता चल गया है। कोझिकोड एक केरला का शहर जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस मिला। ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश का शहर जिसको सिटी ऑफ म्यूज़िक का स्टेटस मिला। अब एडिशनल डेटा यह है दोस्तों, कुछ और शहर जो रिसेंटली ऐड हुए हैं इस नेटवर्क में, वो कौन कौन से हैं। साल 2015 में जो जयपुर है इसको ऐड किया गया था, इसको स्टेटस मिला था क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट का। वाराणसी को ऐड किया गया दोस्तों, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक का स्टेटस अगेन मिला था 2015 में ही। फिर 2017 में सिटी ऑफ म्यूज़िक का फिर से एक और स्टेटस मिला चेन्नई को। फिर 2019 में फिल्म का स्टेटस मिला मुंबई को। फिर 2019 में दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी का स्टेटस मिला हैदराबाद को। और 2021 में अगेन क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट का स्टेटस मिला श्रीनगर को। तो ये कुछ और इंडियन शहर हैं जो कि इस पर्टिकुलर UCCN के नेटवर्क में शामिल हैं। अब क्वेश्चन यह है कि ग्वालियर और साथ ही साथ एक कोझिकोड जिसकी हमने बात की है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है आज के समय पर। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कोझिकोड है ये पहला शहर है इंडिया में जिसको इस तरीके का सिटी ऑफ लिटरेचर स्टेटस मिला है। इस वजह से ये तो हो गया लाइन सुपर इंपॉर्टेंट, इतनी बार बोल चुका हूं कि दिमाग में बैठ ही गया होगा। ठीक है, पहला शहर है भारत का जिसको ये वाला स्टेटस मिला। वैसे म्यूजिक वगैरह के स्टेटस मिलते आए हैं हमें, तो ग्वालियर कोई नया नहीं है। ग्वालियर से पहले भी सिटी ऑफ म्यूजिक का स्टेटस मिला हुआ है कई शहर को, ये नया है हमारे लिए। ठीक है, अब दोस्तों कोझिकोड शहर का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा देखने को मिला है। जैसे केरला का जो लिटरेचर फेस्टिवल है वो हमको देखने को मिलता है। पूरे एशिया में ऐसा कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ पे बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो कोझिकोड है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, लिटरेरी को लेकर डिस्कशन चला जाता है। कोझिकोड की जब बात करते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको 500 से ज़्यादा लाइब्रेरीज आपको नजर आएंगी। ये जो शहर है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जाने माने बहुत पॉपुलर राइटर्स दोस्तों यहाँ से निकल कर आए। उन पॉपुलर राइटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसमें है SK पोतेकर, ये एक मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर हैं इस शहर के। फिर है थिकोदियन, देन है P वालसला संजयन। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो यहाँ पर ये आपको पोएट्स, स्कॉलर्स, पब्लिशर्स देखने को मिलेंगे जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मलयालम लिटरेचर में, स्पेशली वो केरला में आपको पता है मलयालम बोला जाता है। रिसेंट कंट्रोवर्सी पता होगा कि केरला का नाम बदलकर केरलम करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मलयालम में उसको केरलम ही बोला जाता है। ठीक, अब ये क्लियर हो गया, कोझिकोड की बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा सिटी ऑफ म्यूज़िक की बात कर लेते हैं जो कि ग्वालियर को टैग मिला है। ग्वालियर दोस्तों यहाँ पर दूसरा तीसरा शहर आपको देखने को मिलेगा जिसको सिटी ऑफ म्यूज़िक का टैग मिला। वाराणसी को 2015 में ऑलरेडी मिल चुका है। ये जो शहर है ग्वालियर, ये जाना जाता है तानसेन के बर्थ प्लेस के लिए, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तानसेन जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन देखने को मिला करते हैं हमें अपने इतिहास में। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे दोस्तों तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो अकबर का कोर्ट ऑफ एम्परर था, अकबर के कोर्ट ऑफ एम्परर में 9 ज्वेल्स हुआ करते थे। उन 9 ज्वेल्स के अंदर में दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति ये तानसेन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो सिटी है ग्वालियर, ये जानी जाती है घरन के लिए। यहाँ पे ग्वालियर घरन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। एक बहुत ही ज़्यादा पुराना कह सकते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है ये जो ग्वालियर शहर है एक सबसे बड़ा एनुअल म्यूज़िक फेस्टिवल को भी हेल्ड करता है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार का जो फेस्टिवल है वो होता है जो सबसे बड़ा देखने को मिलेगा पूरे भारत में। नाम दिया जाता है उसका तानसेन संगीत समारोह, जहाँ पे हज़ारों जो म्यूज़िक लवर्स हैं, आर्टिस्ट हैं हमारे देश भर से, वो सब इकट्ठे होते हैं ग्वालियर में, या विदेशों से भी आते हैं दोस्तों कई सारे म्यूज़िक लवर्स। तो ये इस प्रकार से इनका कंट्रीब्यूशन है, इम्पॉर्टेंस है दोनों शहरों का, जिस वजह से ये जो टैग है दोनों शहरों को यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा दोस्तों डेटा हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सबसे पहली चीज़ आपसे पूछा जा सकता है इस नेटवर्क के बारे में, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क क्या है। ये जो नेटवर्क है दोस्तों इसको बनाया गया था साल 2004 में, ये बॉडी बनकर आई। इस बॉडी का मेन पर्पज़ यही था कि जो शहर है जहाँ की एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्रिएटिविटी है, तो उसको प्रमोट करने का मेन पर्पज़ यही था। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों, आपने देखा होगा टोटल 17 गोल है हमारे, उसमें 11वें गोल को देखोगे तो सस्टेनेबल सिटीज़ भी हमारा मेन टारगेट है ना। तो उस गोल को भी अचीव करवाता है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार शहरों को किस किस बेसिस पर यह टैग दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो नेटवर्क है दोस्तों इस प्रकार के 7 क्रिएटिव फील्ड्स को कवर करता है। अब वो 7 क्रिएटिव फील्ड्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्राफ्ट का स्टेटस देता है, फोल्क आर्ट का, क्राफ्ट फोल्क आर्ट एक ही में है। देन मीडिया आर्ट्स, देन फिल्म, देन डिज़ाइन, देन गैस्ट्रोनॉमी, देन लिटरेचर एंड देन म्यूज़िक।
तो ये कुछ क्रिएटिव फील्ड्स में अलग अलग शहरों को स्टेटस दिया जाता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे इसके बारे में, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक था। हमने पूरा न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी समझा और पीछे का बैकग्राउंड डेटा कि आखिरकार ये पूरा मामला चल क्या रहा है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। क्या है मैटर, आइए थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट है कि विल इंश्योर कंप्लीट सिनर्जी विद नेवी एयरफोर्स। ऐसा यहाँ पर उन्होंने बोला कि आर्मी जो है वो मिलकर नेवी एयरफोर्स के साथ में मिलकर यहाँ पे काम करने वाली है। इस मेल मिलाप को कंप्लीट तरीके से हम मेंटेन करके चलने वाले हैं। तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपको पता है नए आए हैं, जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। इन्होंने यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए बोला है कि हम अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को साथ में लेकर चलेंगे, चाहे कैसा भी पर्टिकुलर सिनेरियो क्यों ना आ जाए। ठीक है, फिर ये भी बोला कि इनका मेन पर्पज़ है कि जो इंडिया है स्पेशली डिफेंस के मामले में बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लगातार डेवलप हो रही हैं। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, है ना। तो आर्मी को आज के समय पर एक कह सकते हैं यूनिक ऑपरेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हमको यहाँ पे नए नए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से चलना होगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो सोल्जर्स हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स प्रोवाइड करवाएं, नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएं। जो टेक्नोलॉजीज़, जो रणनीतियाँ नई नई चल रही हैं आज के समय पर, वो ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ में अपडेट होना भी ज़रूरी है। फिर बात आती है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन दोस्तों अंडरवे है, यानी कि काम चल रहा है। जो आर्मी है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, और जैसा कि बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की, तो भारत डिफेंस के मामले में ये काम कर रहा है। कई सारे हथियार ऐसे हैं जो भारत अब से खुद से बनाने लगा है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसकी। कई सारे वेपन्स ऐसे हैं छोटे मोटे जो अलग अलग देशों से हम परचेज़ किया कर रहे थे, उनको परचेज़ करना हमने बंद कर दिया है, खुद डेवलप कर रहे हैं। तो यही हमारी प्रायोरिटी रहना चाहिए, है ना, ये इन्होंने बोला। इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर ये बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इनसे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन हुआ करते थे, जनरल मनोज पांडे जी। तो उनकी जगह पर ये आए हैं क्योंकि वो उनका रिटायरमेंट हो गया है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो चीफ हो गए, फिर आर्मी में एक वाइस चीफ भी होते हैं। जो वाइस चीफ कौन है दोस्तों, मंडे में यानी कल के दिन यहाँ पर इनको भी अपॉइंट किया गया है, नाम है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। चीफ, वाइस चीफ दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हो गया बेसिक डेटा की न्यूज़ में क्या चल रहा है। अब आइए थोड़ा विस्तार से मैं आपको चलता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा इस बार यूपीएससी ने आर्मी, नेवी, इनकी जो रैंक्स वगैरह है वो भी पूछ ली थी, है ना। एक क्वेश्चन आया था मैचिंग करने के लिए, याद होगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों अब आने लगा है, उसका भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी नए इंडियन आर्मी चीफ आ चुके हैं, ये 30th आर्मी चीफ हैं। ठीक है, इनसे पहले जनरल मनोज पांडे जी हुआ करते थे। तो ये हो गया वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से डेटा। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होते हैं, आइए थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोस्तों अपने आप में एक स्टैचुटरी ऑफिस है। ठीक है, इंडियन आर्मी के मेन हेड आपको कह सकते हैं कि वो उनको बनाया जाता है। और ये जो व्यक्ति चुन के आएंगे इस पद के ऊपर में, वो 4 स्टार वाले जनरल ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है दोस्तों, एक सीनियर मोस्ट ऑपरेशनल ऑफिसर होता है पूरे आर्मी का। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब बात होती है तो उनके पास में सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो देखने को मिलता है। फोर्स की सारी ओवरऑल फंक्शनिंग करना, चाहे वॉर टाइम हो तो उस दौरान कैसे काम करना है, प्रिपरेशन करना, फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है उसको मेंटेन करके चलना, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उसको डिफेंड करना, है ना। तो वो सारा काम यहाँ पर लीड करने का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। प्लस ध्यान रखिएगा, फिर एक होती है कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ स्टाफ कमेटी के भी दोस्तों यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर होता है ये। फिर साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर होते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब बात आती है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। फिर बताया जाता है स्टैचुरली जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो रैंक होती है दोस्तों, जो हम लोग बात करते हैं ना भारत का जो इंडियन ऑर्डर है कि भाई सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होगा, तो उस ऑर्डर में दोस्तों 12वें नंबर पर आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इंडियन आर्मी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो उसके पर्सपेक्टिव से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही सबसे बड़े हैं। नेवी के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं, एयरफोर्स के लिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होते हैं। ये तीनों की तीनों पोजीशन जो होती है, इसको केवल और केवल 4 स्टार जो ऑफिसर हैं, 4 तारे वाले जो ऑफिसर दोस्तों, उनको दिया जाता है। जो भी हमारे आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, 4 स्टार ऑफिसर हैं, उन्हीं को ये पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में स्पेशली, आराम से आप हैंडल कर पाएंगे।
चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज लग रहा है आज कुछ न्यूज़पेपर डिस्कशन हो रहा है। आज मेरी पुरानी यादें भी सारी की सारी ताज़ा हो रही हैं। पहले पैटर्न ऐसे ही हुआ करता था, अब बीच में कुछ दिक्कतें आई और उसमें मज़ा नहीं, उसमें लगता नहीं था कि हाँ न्यूज़पेपर एनालिसिस हो रहा है एक तरीके से। अब रियलिटी में लगता है कि हाँ ये है न्यूज़पेपर एनालिसिस। चलिए अब ये जो टॉपिक है यहाँ पे बात हो रही है प्रोजेक्ट 75I के बारे में। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, भारत नई नई सबमरीन्स को बनाना चाहता है। पनडुब्बियाँ पता है समुद्र के अंदर में चलती हैं, निगरानी रखने के लिए यहाँ पर काम की जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने प्रोजेक्ट 75 की आई की घोषणा की तो हम चाहते, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम दूसरे देशों से इस सबमरीन्स को परचेज़ करेंगे। तो हमने 2 देशों को चुना, मतलब फिर भी हमने बिडिंग रखी थी कि भाई कोई भी आए अपना अप्रूवल दे, क्या देना चाहता है हमके अपनी एग्रीमेंट में बताए। तो उसमें जर्मनी और स्पेन 2 देश उठकर आए दोस्तों। जर्मनी और स्पेन दोनों का मेन टारगेट है कि हम सबमरीन्स बनाएंगे आपके लिए। अब भारत देखते हैं किसको चुनता है आगे, है ना। दोनों के जो लीडर्स हैं वो इंडिया आने वाले हैं, अभी अगले महीने हो सकता है बातचीत होगी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लेकर। इस वजह से ये टॉपिक इस साल घूमने वाला है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, इस वजह से पढ़कर जाना है। चलिए आइए बात करते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। तो जो हमारे नेवी का जो मेगा सबमरीन डील है, और ये डील हो रही है प्रोजेक्ट 75I के तहत। इस प्रोजेक्ट 75I के तहत खर्चा कितना होगा दोस्तों, 43,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपए। ये एक मेजर माइलस्टोन क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हमने बिडिंग करवाई है जिसमें 2 देश निकल कर आए हैं। एक है जर्मनी, जर्मनी की कंपनी है TKMS, और दूसरा है स्पेन, स्पेन की कंपनी है नेवेंशिया। ये दोनों चाहते हैं हमारे लिए सबमरीन्स बनाना इस प्रोजेक्ट के तहत, भले में बहुत सारा पैसा भी लेंगे, ये भी बात है। अब एक चीज़ और बताई जा रही है कि जो इंडियन नेवी की टीम है दोस्तों, वो ऑलरेडी यहाँ पर TKMS यानी जर्मनी वाली कंपनी को विजिट कर चुकी है मार्च के महीने में, है ना। नेवेंशिया का जो ऑफर है वो अभी पिछले सप्ताह ही आया है हमारे पास में कि वो भी हमारे लिए सबमरीन बनाना चाहते हैं। तो देखा जाएगा, जो एक रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी दोनों एनालिसिस करने के बाद में, और जो रिपोर्ट जब तैयार हो जाएगी, हाँ कि वो हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी देगा, सस्ते में कौन सबसे बढ़िया काम करके देगा, तो उसके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार होगी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री को वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ये बताया गया। अब क्या होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपने के बाद में दोस्तों ये सारा का सारा काम होगा, एक्सपेक्टेशन होगी क्या हम क्या करेंगे बेसिकली इस डील को लेकर। अब डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये बोलते हैं कि जो स्पेन की कंपनी है नेवेंशिया, इन्होंने बोला है कि वो हमें AIP टेक्नोलॉजी के साथ में सबमरीन देंगे। क्या है AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जो कि हम चाहते भी हैं दोस्तों। AIP वाली टेक्नोलॉजी अगर हम सबमरीन में ऐड कर देते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी सबमरीन कई दिनों तक पानी के अंदर में रह सकती है ना। नहीं तो फिर अभी जो नॉर्मल सबमरीन होती है, कन्वेंशनल सबमरीन जिसको बोलते हैं, उनको 48 घंटे में बाहर आना पड़ता है। 48 घंटे में बाहर आकर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे डीजल जलाएंगे, देन उसके बाद बैटरी चार्ज करेंगे, फिर वो सबमरीन वापस समुद्र में जाएगा। तो हर 48 घंटे में सांस लेने के लिए बाहर आएगी वो सबमरीन। अब हुआ क्या कि उसमें AIP टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई कि भाई इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे आपको सांस लेने के लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे पानी में लंबे समय तक रुकिए, कई महीनों तक आप यहाँ पे रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं दोस्तों, समझ गए। तो न्यूक्लियर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन में ये फ़र्क है, लेकिन AIP टेक्नोलॉजी हमें लंबे समय तक पानी में रहने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, समझ गए। तो ये वाली टेक्नोलॉजी स्पेन दे रहा है हमें। अब जो ये डिज़ाइन है दोस्तों कुछ सबमरीन्स के वो ऑफर करेगा TKMS के थ्रू भी, है ना। TKMS बढ़िया काम करता है, ये भी काफ़ी सारे सबमरीन्स बनाते हैं, इनके बारे में पता है। लेकिन जो नेवेंशिया है, नेवेंशिया भी ऑलरेडी लार्सन एंड टूब्रो के साथ में बातचीत कर चुका है। ये ऑलरेडी हमारे काम कर चुके हैं, कई सारी चीज़ें बना चुके हैं, तो कई सारी जगह पर इन्होंने आराम से एग्रीमेंट वगैरह किया हुआ है, ये बताया गया। अभी जो स्पेन है, स्पेन भी इस प्रकार की सबमरीन अपने यहाँ पे यूज़ कर रहा है जिसका नाम है S81। इसको स्पेन इसाक पिरेल के नाम से जानता है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रपोजल है ये हमारी नेवी के थ्रू इशू किया गया, जहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ में सबमरीन चाहते हैं। हमारी नेवी की डिमांड ही कुछ और है। हमारी नेवी ये चाहती है कि ठीक है आप आइए पनडुब्बी बनाइए हमारे लिए, लेकिन शर्त यह है कि पनडुब्बी जो पहली सबमरीन बनेगी उसमें हमारा देश का कंटेंट होगा 45%, यानी इंडिजीनियसली उसको बनाया जाएगा, यानी हमारे देश का सामान इस्तेमाल हो रहा होगा 45% के आसपास। और जो फिर उसके बाद में, ये तो पहली हो गई, फिर धीरे धीरे करके बनती चली जाएंगी। और फिर उसके बाद में जो छठी सबमरीन आएगी, छठी बेसिकली आखिरी सबमरीन है इस प्रोजेक्ट 75I के तहत, है ना। ये 6 सबमरीन बनने का हमारा टारगेट है। तो छठी जो सबमरीन आएगी उसमें 60% इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए, इसमें 60% सामान हमारे देश का लग रहा होना चाहिए। तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर जो प्रपोजल है वो हमारी नेवी का भी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल बातचीत चल रही है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल फाइनल हो गया हो।
तो इसी के बेसिस पर क्या होने वाला है, जर्मनी और स्पेन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक विजिट शेड्यूल कर ली है। अगले कुछ महीनों में यहाँ पर वो इंडिया में प्रेजेंट होंगे। जर्मन चांसलर जो हैं ओलाफ स्कोल्स, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है इंडिया में अक्टूबर के महीने में आएंगे इसी सबमरीन को लेकर बातचीत करने के लिए। और स्पेन के जो प्रेसिडेंट है पेड्रो सैंचेज, इनका भी एक्सपेक्टेशन है कि ये कुछ महीनों में वापस नहीं कहेंगे इंडिया आने वाले हैं इन सबमरीन्स की डील को लेकर बातचीत करने के लिए। समझ गए? तो ये पूरा मैटर क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल निचोड़ दिया अच्छे से। अब चलिए, अभी भी काफ़ी कुछ मैटर है जानने के लिए। ये प्रोजेक्ट 75I है क्या, ज़रा ये जानते हैं, क्योंकि इसी के तहत ही तो 6 सबमरीन बनाने का टारगेट है हमारा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आर्टिकल और ये हो गया आपका नीचे बैकग्राउंड डेटा। चलिए समझते हैं क्या है प्रोजेक्ट 75I। इसका मेन पर्पज़ है कि हम कुछ सबमरीन्स बनाएं, ऐसी सबमरीन जो अलग अलग क्लास की हों, उसमें कंस्ट्रक्शन भारत का भी यानी इंडिजीनियस भी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये हमारा मेन पर्पज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट ध्यान रखिएगा, ये हमने प्रोजेक्ट 75I क्यों बोला है इसको, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, इससे पहले भी हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है जो केवल प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर 75 है ना 75, ये बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास जो होता है उसका एक आइडेंटिफायर है, सबमरीन का एक आइडेंटिफायर। इस वजह से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस खाली ध्यान रखना ये 75 यूज़ किया जाता है इस प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट 75 जो था, इसके तहत भी हमने कई सारे टारगेट सेट करे थे, उसी में इम्प्रूवमेंट किया गया, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई। उसके बेसिस पर प्रोजेक्ट 75I को लेकर आया गया कि भाई नई एडवांस जो वेपन्स हैं उनका यूज़ करके अब हमें वाला सबमरीन चाहिए, है ना। और जो नया वाला प्रोजेक्ट है इसके तहत ये भी टारगेट है कि हम खुद से भी सामान लगाएंगे, उसमें अपने देश का कंटेंट भी उसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये भी एक मेन पर्पज़ हो गया है, समझ गए। तो इस वजह से 75I का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब 75I को समझने के लिए पहले आपने समझना होगा प्रोजेक्ट 75 की 75 क्या है एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट 75 मैं आपको बता चुका हूँ 75I से पहले वाला प्रोजेक्ट है, उसका प्रीकर्सर है। तो प्रोजेक्ट 75 दोस्तों 1997 में शुरू किया गया था, ठीक। फिर बताया ये जा रहा है इसका मेन टारगेट ये था कि हम 2 इंडिजीनियस सबमरीन्स को बनाएंगे। स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो 2 SSK यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इसको बनाने की मांग की गई, 2 ऐसे सबमरीन हम बनाएंगे। और फिर स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को दोस्तों डिवाइड कर दिया गया 2 अलग अलग फेसेस के अंदर में, एक था फेज़ 1 और दूसरा था फेज़ 2। फेज़ 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ सबमरीन्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो MDL के पास में सौंपा इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर में। फिर जो फेज़ 2 था दोस्तों, यहाँ पर कुछ एडिशनल सबमरीन्स को बनाने की बात की गई, जहाँ पे हम अपने देश का भी कुछ सामान लगाना चाहते थे, है ना, चाहते थे कि हमको भी यहाँ पर अपना सामान ऐड करना है उसमें, ताकि कह सकें हाँ इसमें इंडिजिनस कंटेंट इतना है। फिर 1999 में दोस्तों समय बढ़ते बढ़ते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और प्लान को अप्रूव किया। आपकी जो ये पर्टिकुलर प्लान अप्रूव किया गया था, इसमें हमारा मेन पर्पस था कि आने वाले 30 सालों में, यानी 1999 में हमने सोचा था कि आगे जो 30 साल होंगे उसमें हम 24 सबमरीन्स को बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट 75 का टारगेट था। लेकिन दोस्तों ये काम हम कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि हमारे पास में इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, उस वजह से हमें डिसीजन थोड़ा बदलना पड़ा और अभी तक केवल और केवल 6 सबमरीन्स जो हैं कलवरी क्लास की, वो प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की जा रही हैं। एक है INS कलवरी, दूसरी है INS खांदेरी, देन है INS करंज, देन INS वेला, देन INS वगीर एंड देन INS वगशीर। ये 6 सबमरीन्स है दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत ये तैयार की जा रही हैं, है ना। फिर ये भी बताया गया है कि अप्रैल 2001 में भारतीय नेवी ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम एक नए सबमरीन का जो डिज़ाइन है उसको अडॉप्ट करेंगे, स्कॉर्पियन क्लास वाली सबमरीन्स। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि हमने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसका एग्रीमेंट किया फ्रांस की नेवी के साथ में, है ना, उनकी जो एक कंपनी है जो सबमरीन बनाती है उनके साथ में। फिर सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और दिसंबर 6 से लेकर जुलाई 2009 तक 2006 दिसंबर से लेकर जुलाई 2009 के बीच में ये पूरा का पूरा सबमरीन का कंस्ट्रक्शन चला। लेकिन बीच बीच में कई सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आते रहे कि टेक्नोलॉजी देगा नहीं देगा, है ना, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात हुई थी। तो ऐसी दिक्कतें, हमारे पास में कोई प्रॉपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो उसमें भी हमें कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे ना। फाइनली यहाँ पर बात होती है अब प्रोजेक्ट 75I की। तो 75 क्या है वो समझ में आ गया। उसके तहत 6 सबमरीन्स बनाने की बात हुई थी, कुछ सबमरीन अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। अब 75I क्या है ज़रा ये समझिए, ये उसी का ही अपडेटेड वर्जन है। ये इसमें बस खाली हमने क्या किया है, AIP टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया है। AIP टेक्नोलॉजी समझ गए ना, अभी थोड़ी देर पहले जो बताई थी मैंने, जिससे जो सबमरीन है वो पानी में लंबे समय तक टिक पाएगी। इसमें हमने फिर कुछ और चीज़ ऐड की, सबमरीन के अंदर स्टिल्थ फीचर्स को ऐड किया जाएगा, रडार की पकड़ में ना आए,
इतनी ज़्यादा शोर ना करें, नहीं तो फिर नॉर्मल सबमरीन शोर बहुत करती है, तो उसका नॉइस लेवल कम हो, है ना, प्रॉपर तरीके से उसमें वेपन्स लगे हो, एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह उसमें लगा हो, जिससे दुश्मन के जहाज़ को हम ख़त्म कर सकें, वरना पर्पज़ क्या है सबमरीन का, कोई पर्पज़ ही नहीं होगा। फिर बात आती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की दोस्तों, ये भी प्रोजेक्ट 75 के तहत रेडी की गई। अब प्रोजेक्ट 75 के तहत जो सबमरीन रेडी की जा रही थी उसमें जैसे मैंने बोला उसको बार बार बाहर आना पड़ता रहता, 48 घंटे में बाहर आकर रिचार्ज करना पड़ता था अपने आप को। लेकिन वहीं पर नया वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने AIP टेक्नोलॉजी को ऐड करके ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका समाधान निकाल दिया। AIP टेक्नोलॉजी बस खाली लंबे समय तक पानी में हमारी सबमरीन को रहने देती है। और जो पहली सबमरीन बनेगी दोस्तों इसमें 45% इंडिजनाइजेशन होने वाला है, यानी अपने देश का रोल होने वाला है, और जो आखिरी सबमरीन आएगी उसमें 60% होने वाला है। ये अभी हम आर्टिकल में ही समझ चुके थे। अब आगे आते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ डेटा है, फैक्ट्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि प्रोजेक्ट 75 का पर्पज़ क्या है, कि भाई 6 एडवांस सबमरीन बनाना जिसमें अच्छे वेपन्स हो, AIP टेक्नोलॉजी हो। क्योंकि अभी तो आप कह रहे थे AIP टेक्नोलॉजी नए वाले सब प्रोजेक्ट में आई है, नए वाले प्रोजेक्ट में भी आई है, लेकिन वहाँ पर इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस किया है। आपको पता होगा कि हम अपने देश का रोल उसमें निभाना चाहते हैं ज़्यादा, 45% 60% अपना सामान लगाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, समझ गए। यहाँ पर जॉइंट वेंचर के माध्यम से काम हो रहा था दूसरे देशों के साथ मिलकर। फिर जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन्स की लिस्ट तैयार की गई है, वो 6 सबमरीन्स कौन कौन सी हैं? INS कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वक्शीर। फिर उसके बाद एक और आता है प्रोजेक्ट 75 अल्फा। अब ये अल्फा का स्टेटस क्या है, जरा इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस 75 अल्फा के तहत भारतीय नेवी का मेन जो पावर है या मेन टारगेट है कि वो है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को बनाना। अभी हमारे पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन केवल एक ही है जो सालों तक पानी में रह सकती है, निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एक और सबमरीन को लेकर आना, ऑब्टेन करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है, और उसके लिए हमारे पास में प्रोजेक्ट 75 अल्फा है। तो उसके बारे में कम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बात हो रही है? व्हाट इज ऑन द एजेंडा ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले दोस्तों आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में समझना होगा कि आखिरकार ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है, उसी के बाद आप ये पूरा डेटा समझ पाएंगे। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, तो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो कमीशन है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल नंबर 280 में लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ, आप हर एक बात को अच्छे से सुनते हुए चलिएगा। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसको कौन बनाता है? इस कमीशन को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास में है। इसके मेंबर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन में कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इसमें एक चेयरमैन होंगे, ठीक है, एक आपके चेयरमैन हो गए, प्लस 4 और मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब जो 4 मेंबर्स होते हैं उसमें एक हाई कोर्ट का जज भी होता है। इसको कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर्स हो, सभी को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर? अब दोस्तों इनका जो टेन्योर होता है वो सब यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वही उसको स्पेसिफाई करते हैं। फाइनेंस कमीशन के पास में पावर क्या होती है? सिविल कोड की पावर देखने को मिलती है। जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ना 1908 का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो सिविल कोड की पावर होती है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये फाइनेंस कमीशन आखिरकार है क्यों बनाया गया है, क्या है रीज़न? दोस्तों रीज़न यहाँ पर इसके पीछे का ये है कि भाई आपको पता है एक तरफ हमारी केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ हमारी यहाँ पर राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बहुत सारा टैक्स का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा जो टैक्स है वो यहाँ पर ये रिसीव कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा टैक्स आ रहा है। तो उस टैक्स को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होगा। वो जो फाइनेंस है, वो जो पैसा है, वो स्टेट्स के पास में भी तो पहुँचाना होगा। तो वो जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो किस बेसिस पर होगा, कैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, कैसे अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा या कैसे ग्रांट इन एड दिया जाएगा, समझ गए? तो ये कैसे किया जाएगा, इसको लेकर रिकमेंडेशन करने का काम फाइनेंस कमीशन का है। इसको लेकर रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन। अब यहीं पर एक चीज़ नोट के तौर पर लिख लेना, जहां से क्वेश्चन में अगर बन जाए, कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए तो याद तो रहेगा। नोट के तौर पर यह है कि फाइनेंस कमीशन दोस्तों केवल एडवाइजरी बॉडी है, नॉट दी बाइंडिंग बॉडी। कहने का मतलब है ये कमीशन केवल सरकार को एडवाइज ही तो देगा कि भैया आपको इस तरीके से टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, आप इस बेसिस पर ये ग्रांट्स प्रोवाइड करवा सकते हो स्टेट्स को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट माने ना माने उसके ऊपर है, वैसे ज़्यादातर मानती है, बस खाली उस एडवाइस में कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है, बदलाव कर देती है, बदलाव करके मानती है। तो ध्यान रखिएगा ये एक एडवाइजरी बॉडी है, नॉट दी बाइंडिंग बॉडी।
जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था दोस्तों, वो 1952 से लेकर 57 में बना। उसके चेयरमैन केसी नियोगी थे। सेकंड कमीशन 1957 से 62 के बीच में, है ना। तो इस तरीके से आखिरी जो कमीशन 15th कमीशन खत्म हो चुका है, अभी 16th कमीशन बन चुका है। ये जो हमारा कमीशन चल रहा है इस समय पर, ये 16वां फाइनेंस कमीशन है, ध्यान रखना। तो राइटर ने वही एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, इसका मेन एजेंडा क्या होना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ये बातचीत करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 16वां फाइनेंस कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसको आर्टिकल 280 के तहत तैयार किया गया। ठीक, अब इसको फोकस करना होगा कुछ वेरियस चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं शहरों की, किसकी, सिटीज़ की, देखिए जो हमारी देश की इकॉनमी है, उस इकॉनमी में रूरल एरियाज़, जो गांव वाले क्षेत्र हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली एग्रीकल्चर का। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ दोस्तों हम शहरों को नहीं भूल सकते। जो सिटीज़ हैं उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। बताया यह जाता है कि जो सिटीज़ हैं इनको इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। भाई ये मेन इंजन का काम कर रही हैं। रियलिटी ये आ चुकी है कि इन शहरों का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की जीडीपी में, वो 66% है। कितना, 66% का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इकॉनमी में है। क्लियर हो गया। जो सरकारी रेवेन्यूज़ हैं, उन रेवेन्यूज़ में 90% रेवेन्यू शहर से आ रहा है। तो शहर अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका है, ये यहाँ पर क्लियर किया गया। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसका एस्टिमेशन यहाँ पर ये है, उन्होंने ये बोला कि $840 बिलियन की हमें ज़रूरत है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आने वाले 10 सालों में अगर हमें शहरों को और ज़्यादा सुधारना है तो $840 बिलियन का अमाउंट लगेगा। ये बात वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। तो राइटर ये बोलते हैं कि भले ही जो हमारा 5वां फाइनेंस कमीशन था, है ना, कह सकते हैं, फिर उसके बाद 11th फाइनेंस कमीशन तक जितने भी बातचीत हुई, बहुत सारा जो पैसा है वो शहरों को दिया गया। लेकिन जो शहरों को पैसा मिलता हुआ आया है, और ये फाइनेंस कमीशन जो पैसा दिलवाता हुआ आया, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का काम आपको पता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से पैसा देना है, टैक्सेस प्रोवाइड करवाना है, वो बताता है। तो ये जो भी काम अभी तक फाइनेंस कमीशन ने किया है दोस्तों, ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं हुआ है, स्पेशली शहरों के लिए। तो अर्बनाइजेशन तो तेज़ी से हुआ, शहरीकरण लगातार बढ़ता चले जा रहा है, लोग शहर में भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है। तो उस एरिया का यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है दोस्तों, उसका डेवलपमेंट होना, उनके पास में सरकारी ट्रांसफ़र आना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट वो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र उस लेवल पर नहीं हो रहा, क्योंकि बोला जा रहा है हम अपने जीडीपी का कितना, केवल 0.5% शहरों को दे रहे हैं। कितना, 0.5%। जबकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को एक बार नज़र मार के देखते हैं तो साउथ अफ्रीका एलोकेट करता है 2.6%, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5%, ब्राज़ील 5.1%। अपने जीडीपी का शहरों को वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम अमाउंट आज के समय पर दे रही है। अब ये कम अमाउंट आने की वजह से जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो वो क्या भले ही खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस की ऑलरेडी कमर टूट चुकी है। तो उनको एक स्टेबल सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको अपना खुद का जो रेवेन्यू है इसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वो यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या बताया गया कि आज का अगर हम टैक्सेशन सिस्टम देखते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि साल 2017 में जीएसटी लेकर आया गया। अब जीएसटी अगर आप देखेंगे तो जीएसटी की वजह से, जीएसटी से पहले जो है वो हमारी राज्य सरकार ज़्यादा टैक्स कमा रही थी, वो ज़्यादा टैक्स चार्ज किया करती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद में दोस्तों वो टैक्स लगाने की कैपेबिलिटी राज्य सरकारों की कम हो गई। इस वजह से आपको पता होगा जीएसटी राज्य सरकार नहीं लाने दे रही थी। उनका कहना था हमारा लॉस होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपकी लॉस की भरपाई हम करेंगे, कुछ सालों तक इतना अमाउंट दे देंगे, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इस तरीके से काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी 2017 के अंदर में, जब जीएसटी को लाया जा रहा था। तो यही बताया गया कि जो सरकारी ट्रांसफ़र है, जो ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है स्टेट्स के पास में, स्पेशली अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ये आज के समय पर बहुत कम हो गया है। इससे पहले की समय पर स्थिति सही थी। ये रेवेन्यू 2018-19 में 7% हो चुका है राज्य सरकारों का खुद का रेवेन्यू, जबकि 2012-13 में वो राज्य सरकारों का रेवेन्यू 27-28% हुआ करता था, ये कहना है इनका। तो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो ये हमने संशोधन किया, इसका मेन पर्पज़ यही था कि हम अपनी अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा मजबूत करें, पैसों का सपोर्ट दें, आर्थिक स्थिति उनकी बढ़िया हो सके। और इसी के बेसिस पर दोस्तों जो 13वां फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि इसके लिए हमें अलग बॉडीज़ की ज़रूरत है। लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट की वाकई में ज़रूरत है। केंद्र सरकार को सपोर्ट करना होगा, ये फंड्स प्रोवाइड करवाने होंगे, टेक्निकल एड प्रोवाइड करवाना होगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा अभी तक कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। रीज़न ये है क्योंकि फाइनेंस कमीशन दोस्तों केवल एक एडवाइजरी बॉडी है। इनका तो बस मेन काम है एडवाइस दे देना, अब उसको बाइंड करना यानी कि मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। तो गवर्नमेंट ज़्यादातर मानती नहीं है बात को, बस खाली क्या होता है वो जो भी एडवाइस होती है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके चेंजेस करके फिर वो अपने हिसाब से ही काम चलाते हैं। फिर ये बताया गया। अब राइटर बोलते हैं भैया एक तरफ आप सेंसस को लेकर भी देरी कर रहे हैं खूब, सेंसस तो जल्दी लाइए, वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास में जनगणना नहीं होगी उसके हिसाब से पैसा कैसे बांटोगे। भाई अभी के समय पर आपको पता है जो हमारे पास में जनगणना है वो सबसे लेटेस्ट कौन सी है, साल 2011 वाली है। साल 2011 के बेसिस पर जनगणना की गई है। अभी 2021 में आनी थी जनगणना, हो नहीं पाई, कोरोना आ गया, फिर वगैरह वगैरह करके बहुत सारी चीज़ें करके टाल दिया गया, और टालते टालते आज 2024 आ चुका है। अभी तक हमारे पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन है किस लेवल पर। ठीक है, तो 2011 के बाद मतलब कोई जनगणना नहीं है, तो लेटेस्ट वही है, उसके हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो भाई कोई बदलाव नहीं हुआ। 2011 2024 बहुत फ़र्क है। आप ये इमेजिन कीजिए, फिर 2011 से आप ये देख पाएंगे तो 20 और फिर ये 14-15 सालों का डिफरेंस हो चुका है। पॉपुलेशन में बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आप 2011 के बेसिस पर अगर आप जो अमाउंट है वो दे रहे हैं सेंटर को, तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे गलत रहेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर का खर्चा तो ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन अमाउंट 2011 के हिसाब से आ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेंसस की ज़रूरत है, सेंसस को जल्द से जल्द लाना चाहिए। और 15th फाइनेंस कमीशन ने अपना ये बात बोला भी था, ठीक है, कि भाई इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो अभी जो 16वां फाइनेंस कमीशन रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है काम करने के लिए, इसको इंश्योर करना होगा भारत के जो शहर वाले क्षेत्र हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है पिछले कुछ समय से, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, उनने ये वार्निंग दी है कि अगर इंडिया कंटिन्यूसली जैसे अभी तक अर्बन शहरों में मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा अभी तक पैसा खर्च किया है, अगर आगे भी वैसे ही करेगा तो आगे बड़ी दिक्कत फेस करने वाले हैं ये शहरी इलाके। तो वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में कवर किया गया। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। आज हमने लाइन टू लाइन हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों आर्टिकल एक आध रह जा रहा है आपका, आयरन ओर वाला रह जा रहा है। पता है हुआ ये आयरन ओर वाला मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स में बोला ना, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वही मैं PDF में लगाना भूल गया हूँ यार, वही आर्टिकल। अब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन डेटा है अपने पास में, ग्रुप में डाल दिया है, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, कम से कम 10 मिनट खा जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा, तो कल अपना आराम से डिस्कस कर लेंगे। कंटेंट अपने पास में रेडी है, उसको मैं इसमें लगा दूंगा। फिलहाल के लिए फटाफट आते हैं अपने वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में, कि आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है, जिसके बेसिस पर आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है, वो है फेब्राइल। अब दोस्तों फेब्राइल का मतलब क्या है, ये बेसिकली फीवर से कैरेक्टराइज किया गया है ना। फीवर का एक लिंक जोड़ा गया है, मतलब किसी के पास किसी के ऊपर फीवर के सिम्टम्स शो होना या किसी को बुखार के लक्षण होना, उसको बोल देते हैं फेब्राइल इलनेस। ठीक है, तो उसका सिनोनियम है फेवरिश। तो यहाँ पर फेब्राइल का यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में डेली बेसिस पर आपको ये काम दिया जाता है। चलिए आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि एगेडेम ऑयल फील्ड ये कहाँ पर कौन से देश में लोकेटेड है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है। कल भी हमने टोगो के बारे में बात की थी, याद होगा, टोगो को लेकर क्वेश्चन था। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हुए आते ही हैं, इस बार भी आया था। नाइजर ये है दोस्तों, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ध्यान रखिए। ऊपर नॉर्थ में है अल्जीरिया, लीबिया, चैड, माली, देन उसके बाद में नीचे आपको नाइजीरिया नज़र आएगा, देन बुर्किना फासो है, देन बेनिन है। ये सभी कंट्रीज़ नाइजर के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। नाइजर की कैपिटल है नियामे। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर नाइजर चर्चाओं में आया है। रीज़न क्या है, यहाँ पर एगेदम ऑयल फील्ड पाए जाते हैं, जिसको लेकर चाइना ने एक डील साइन की है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोकेशंस कई बार पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों ये था डिस्कशन, आई होप आपको मज़ा आया होगा और आज आपको रियलिटी में कुछ फील हुआ होगा कि आज हमने कुछ एनालिसिस किया है। तो फिलहाल के लिए चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आपको पता होगा एक आर्टिकल हमने यार मिस कर दिया है, वो आर्टिकल कल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। और कल फिर ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। देखो वीडियो लेट हो जा रहा है यार, मुझे पता है, मैं आपको प्रॉब्लम बता चुका हूँ। आज थोड़ा बहुत जल्दी हो चुका है क्योंकि काम थोड़ा रेडी हो चुका था, प्रेजेंटेशन पूरा नया है, नया मैटर तैयार हुआ है, तो इस बेसिस पर थोड़ा डिले हो गया है। अदरवाइज़ जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सामने 9 बजे तक वीडियो को पेश किया जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।